हाय एवरीवन। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ एथिक्स। एंड एथिक्स में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विद द रीडिंग नंबर 56, दैट इज़ एथिक्स एंड ट्रस्ट इन द इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन। देखिए, एथिक्स चैप्टर जैसे जैसे हम करेंगे लगेगा ये तो बहुत ही ईजी है, बट ट्रस्ट मी इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट फॉर CFA लेवल 1 एंड CFA लेवल 2 एंड CFA लेवल 3, ऑल द 3 लेवल्स ऑफ CFA। एंड CFA लेवल 1 एंड लेवल 2 के लिए एक कॉमन रिविजनरी वीडियो है। दिस इज समथिंग लेवल 1 एंड लेवल 2 बोथ द पार्टिसिपेंट्स कैन वॉच। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। कि जब भी हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं उसमें कौन कौन से लोग होते हैं, पहले हम उनकी बात करते हैं। लेट्स से गोल्डमैन सैक्स है, ये एक फर्म है जो कि अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज देता है। इसमें एक रिसर्च एनालिस्ट होता है जो कि रिसर्च करता है अबाउट वेरियस इक्विटी एंड ऑल दीज थिंग्स। एक सेलिंग पर्सोनल होता है, एक सेलिंग स्टाफ होता है जो कि जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसको कैसे मार्केट करे अबाउट ऑल दीज थिंग्स। देयर इज़ वन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट जो कि चीज़ों को मैनेज करता है। एंड देयर आर पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो कि रिसर्च एनालिस्ट की वेरियस रिसर्च लेते हैं और उन रिसर्च को क्या करते हैं, बेसिस ऑन दैट रिसर्च वो अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन देते हैं एज पर द क्लाइंट नीड्स। अगला आता है, इनके खुद की भी ट्रेडिंग होती है और क्लाइंट की भी ट्रेडिंग होती है। जो खुद की ट्रेडिंग होती है उसे कहते हैं प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, और जो क्लाइंट की होती है वो क्लाइंट ट्रेडिंग। तो खुद की भी ट्रेडिंग करते हैं और क्लाइंट की भी ट्रेडिंग करते हैं। एंड देयर इज़ वन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिपार्टमेंट जो कि वेरियस इश्यूज कराता है। किसी को अपना इक्विटी लाना है, किसी को अपना IPO लाना है मार्केट में, तो इट टेक्स केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मैंने नॉर्मली बताया। और कैसे ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री कैसे एक्सटर्नली लिंक्ड है टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड, उसके बारे में बात करेंगे। ये फर्म्स को जो कि फंड्स को रेज करना चाहती है उनको हेल्प करती है, ये डिपार्टमेंट हेल्प करता है। क्लाइंट्स को फाइनेंशियल गोल्स मीट कराने में हेल्प करता है, दैट इज़ वेरी बेसिक, वी ऑल नो। प्रोफेशनल बॉडी लाइक ICAI, CFA, ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं इन द होल प्रोसेस। गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स का भी इसमें पार्ट होता है कि टैक्सेशन को लेके वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑल दीज थिंग्स। ब्रोकर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, कुछ प्राइमरी ब्रोकर्स होते हैं, कुछ सब ब्रोकर्स होते हैं, अबाउट ऑल दिस थिंग्स जो कि हम लेटर पार्ट में हम स्टडी करेंगे। और जनरल पब्लिक होती है जो कि इनसे डील कर सकती है। दिस इज समथिंग जो कि नॉर्मल चीज़ मैंने बताई। दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन, अ बेसिक थिंग दैट वी ऑल शुड नो कि एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री की जब हम बात करें तो कौन कौन से लोग होते हैं। अब कुछ जनरल पॉइंटर्स हैं कि क्या काम होता है इस इंडस्ट्री का, क्या काम होता है, दैट इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इंटीग्रिटी ऑफ कैपिटल मार्केट्स। मतलब कि कैपिटल मार्केट से सुप्रीम कोई नहीं होता। मतलब आपको मार्केट मैनिपुलेशन नहीं करनी। मेरे पास एक बहुत ही एक कमोडिटी है, लेट्स से सिल्वर, और सिल्वर का मेजॉरिटी पोर्शन अगर मैं होल्ड करता हूँ, आई कैन एक्चुअली मैनिपुलेट द सिल्वर प्राइसेस, आई कैन मैनिपुलेट द फ्यूचर प्राइसेस। लेट्स से मैंने बहुत सारा फिजिकल सिल्वर बाय कर लिया मार्केट से कि मार्केट में फिजिकल सिल्वर अवेलेबल ही नहीं है, एंड मैंने F माइनस कर दिया, सॉरी, लेट्स से मैंने F+ कर दिया। मतलब मैंने फ्यूचर बाय, मैंने बोला कि मैं बाद में सिल्वर बाय करूंगा, और सामने वाले बंदे ने क्या किया, F-, मतलब सामने वाले को सिल्वर डिलीवर करना पड़ेगा। लेकिन जब एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट की डेट आएगी वो बंदा सिल्वर डिलीवर ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि सिल्वर मार्केट में है ही नहीं, सारा सिल्वर तो मैं ही अपने पास लेके बैठा हुआ हूं ना। तो उस केस में इसे मार्केट मैनिपुलेशन कहते हैं, ऐसी चीजें नहीं करनी। एंड इनसाइडर ट्रेडिंग, नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन जो कि सिग्निफिकेंट है, जिससे स्टॉक मार्केट में उसका प्राइस इंपैक्ट हो सकता है, ऐसी इंफॉर्मेशन का यूज करके ट्रेडिंग नहीं करनी। रिसेंटली बताता हूँ, आज ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था रेडिट पे, एंड देयर वाज अ गाय जो कि सोशल मीडिया मैनेज करता था एक पर्टिकुलर पब्लिक लिस्टेड कंपनी का। एंड उसके पास 1 वीक पहले से एक न्यूज़ आई थी जो कि उस कंपनी ने बोला था ये हमें सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है या अपनी न्यूज़ आर्टिकल में पोस्ट करना है, एंड उस इंफॉर्मेशन से बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है कंपनी में। एंड उस पर्सन ने बहुत सारी पुट्स बाय की थी। अब वो रेडिट पे पूछ रहा है क्या मैंने ये काम सही किया है, गलत किया है, मुझे थोड़ा गाइड करो। तो कहता है इतनी भर भर के पुट्स लिए हैं, आज मैं इतना अमीर हो गया हूँ, ऐसे कर गया, ये कर गया। तो दीज थिंग्स शुड नॉट बी प्रमोटेड। सेकेंड पॉइंट, प्लेस द इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट्स अबव एम्प्लॉयर एंड सेल्फ। सबसे पहले मार्केट सुप्रीम, मार्केट के बाद कौन आता है, क्लाइंट। एम्प्लॉयर, मैं एक एम्प्लॉयर के अंडर काम करता हूँ, सबसे पहले मैं दूंगा, मार्केट से ऊपर कोई नहीं। मार्केट के बाद क्लाइंट आता है, क्लाइंट के बाद मैं अपने एम्प्लॉयर को दूंगा, और एम्प्लॉयर के बाद मैं खुद के बारे में सोचूंगा। दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ कोर्स। इंटरेस्ट ऑफ प्रोफेशन एंड फाइनेंशियल मार्केट्स आर ऑल अबव। वही जो मैंने बताया कि प्रोफेशन, मतलब मेरा प्रोफेशन CFA का अगर अलाउ नहीं करता, या फिर
इंटीग्रिटी ऑफ मार्केट्स हर्ट होती है, इंटीग्रिटी मतलब मार्केट मैनिपुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग हर्ट होती है, तो उस केस में मैं ऐसे काम भी नहीं करूंगा, भले ही उससे क्लाइंट का फायदा हो। ऐसी इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा हूं जिससे क्लाइंट का फायदा हो जाए, नहीं करूंगा। ये नहीं सोचना क्लाइंट तो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर मार्केट है, मार्केट्स आर सुप्रीम। एक्ट विद इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का मतलब आप किसी से आप इन्फ्लुएंस नहीं हो। मैंने ट्विटर पे देखा, यार ये बंदे ने बताया, ये बंदा तो बहुत सही होता है, इसकी तो 90% एक्यूरेसी है, इसने स्टॉक दिया, अच्छा ही दिया होगा, पक्का भागेगा। मैंने अपनी इंडिपेंडेंस खो दी, मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, मैं इन्फ्लुएंस हो गया उससे, ऐसी चीज़ें नहीं करनी। एंड ऑब्जेक्टिविटी, मुझे लग रहा है ये स्टॉक भागेगा, लग रहा है नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव ऑब्जेक्टिव रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ यूर बाइंग और सेलिंग और टेकिंग एनी डिसीजन फॉर द क्लाइंट्स। इट शुड बी अनबायस्ड, किसी से बायस्ड मत हो, एंड न्यूट्रल बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स दैट यू हैव अप्लाइड। नेक्स्ट थिंग इज एक्ट विद डिलीजेंस। ये नहीं कि अरे मैंने इसको दिया था, ये मेरा इंटर्न है, भाई तू ना काम कर दे और आराम से मेरे को भेज दियो रिपोर्ट। उसने रिपोर्ट भेजी, मैंने बिना रिपोर्ट चेक किए, मैंने कहा कि चलो इसने बनाई है, सही बनाई होगी, हर बार सही बनाता है, मैंने आगे रिपोर्ट पास कर दी। तो उस केस में मुझे अपनी ड्यू डिलीजेंस करनी चाहिए। एंड एक्सरसाइज रीजनेबल केयर। रीजनेबल केयर का मतलब होता है कि मैं जब भी काम कर रहा हूँ, आई विल मेक श्योर कि रीजनेबली ठीक हो। मतलब कि आई कांट डू 100% ऑफ द थिंग्स, बट 70-80% चीज़ें मैं सही करूं और उसके साथ में ड्यू डिलीजेंस और केयर में दिखाऊं। दैट इज आई शुड बी कॉम्पिटेंट, मेरे अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए तभी वो करूं। मेरे पास अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है और मैं जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस कर रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड एक्वायर द स्किल्स, बी कॉम्पिटेंट एनफ एंड देन इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर थिंग। एनकरेज अदर्स टू कैरी आउट एथिकल बिहेवियर। वही होता है कि खुद अच्छा करो और दूसरों को भी बोला तो भाई तू अच्छा कर, बट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कि सामने वाला अच्छा करे ना करे, बट यू शुड प्रमोट। तुम्हें दिख रहा है गलत हो रहा है, तुम कह सकते हो, नॉट कहना होगा, कह सकते हो। अवॉइड और डिस्क्लोज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या तो अवॉइड करो या तो डिस्क्लोज करो। देखो इसके ऊपर थोड़ा सा जो डिटेल डिस्कशन है वो हम आने वाले चैप्टर में या मतलब इन दी फर्दर क्लासेस हम करने की कोशिश करेंगे। एक रिसर्च एनालिस्ट है, उसे बोला आप रिसर्च लिखो ऐसी कंपनी के बारे में जिसकी शेयर होल्डिंग को खुद रखता है, तो वो लिख सकता है कि देखो मैंने रिपोर्ट लिखी है बट मैं इसके शेयर होल्ड करता हूं। तुम डिस्क्लोज करके अपनी रिपोर्ट लिख सकते हो, देयर इज नो हार्म इन दैट। द मोस्ट कंजर्वेटिव आंसर चॉइस इज नॉट नेसेसरी करेक्ट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा है। जनरली एथिक्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, लगता है यार ये ना बहुत ही कंजर्वेटिव आंसर है, ये तो पक्का यही आंसर होगा, तो ऐसा नहीं होता ज़रूरी। एक आइलैंड है, जनरली एक रूल होता है कि आप क्लाइंट अगर आपको कुछ अलग से कुछ लैविश चीज़ें देता है तो हमें वो एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। लेट्स से एक आइलैंड है जहाँ पे जाने का रास्ता एक प्राइवेट जेट के थ्रू ही जा सकते हैं। अब क्लाइंट आपके लिए प्राइवेट जेट भेजता है उस आइलैंड पे पहुंचने के लिए, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आंसर आएगा नहीं यार, लैविश चीज़ें तो मना होती है। बट आप प्लीज़ ऑब्जेक्टिवली तो सोचो ना यार, और कोई ऑप्शन ही नहीं है वहाँ जाने का, तो आप एक्सेप्ट करोगे, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो दैट्स वाई द स्टेटमेंट मोस्ट कंजर्वेटिव आंसर हमेशा आंसर नहीं होगा, नॉट नेसेसरी। मैं नहीं कह रहा नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ हो नहीं सकता, इज अ चांस। कैन एथिक्स डिक्रीज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? क्या एथिक्स होने से जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो कम हो जाएंगे? नहीं, बट एथिक्स कैन हेल्प, कैन एड्रेस द कॉन्फ्लिक्ट, कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है उसमें कैसे रेजोल्यूशन निकालना है वो हेल्प करेगा। क्या हस्बैंड वाइफ में, क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में फाइट्स होती हैं, तो उस केस में ऐसा होगा कि अगर कोई एथिक्स आ जाएगा, कोई रूल बुक बन जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई होगी लेकिन लड़ाई को सॉल्व करने का मैकेनिज्म होगा। तो ऑब्वियसली द सेम गोज फॉर एथिक्स। एक सुपीरियर है शुड डिस्क्लोज इन राइटिंग to accept supervisory responsibility till the time proper controls are in place। आपको बोला है कि आपको, मैं बहुत ही छोटा एग्जांपल लूँगा ताकि आप रिलेट कर पाएँ। आपको बोला कि ये पर्टिकुलर रूम है, ये पर्टिकुलर फ्लैट है, ये पर्टिकुलर स्टोर रूम है, कोई भी चीज़ है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको सुबह 9 बजे ओपन करेंगे और शाम को 6 बजे क्लोज करेंगे, और आपको कीज़ ही नहीं दी, आपको अथॉरिटी ही नहीं दी। तो बिना अथॉरिटी के हाउ कैन यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो उस केस में यू शुड avoid the situation, you should say I will not take up the responsibility, you should decline in writing, make sure in writing कि मैं accept नहीं कर सकता, मुझे पहले proper controls दो, मुझे keys दो, तभी I can do that। Delegation of supervisory responsibility does not absolve supervisor from any misdeed by sub supervisor। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें डेलीगेशन का एक प्रोसेस होता है। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, मेरे पास एक वर्क है और मैं आगे अपने
सबॉर्डिनेट्स को वो वर्क को एलोकेट कर रहा हूँ, बट मेरे सुपीरियर ने मुझे काम दिया और मैंने आगे किसी को डेलीगेट किया, तो उस केस में आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। मैं जाके उसको नहीं बोल सकता भाई तेरी गलती है, या फिर मैं अपने सुपीरियर को नहीं बोलूँगा यार देखो आपने तो मुझे दिया था, मैंने इसको दिया था, इसको जाके डांटो आप। नो, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीड्स। अगर कुछ भी गलती उससे होती है, वो अलग बात है कि आप भी उसे बोलोगे कि देखो ये नहीं होना चाहिए था। देयर शुड बी फायर वॉल्स बिटवीन IB डिपार्टमेंट, ट्रेडिंग डिपार्टमेंट एंड रिसर्च डिपार्टमेंट. This means the IB department should not tip off the trading department. The IB department should not influence the research department to come out with favorable report. Let's say मेरा ट्रेडिंग डिपार्टमेंट है और मेरी एक रिसर्च टीम है, तो मैं क्या बोलूँगा, लेट्स से मैंने एक शेयर बाय कर लिया अपनी ही ट्रेडिंग टीम ने, और मैंने बोला अपने रिसर्च टीम को कि भाई एक काम करियो, तू ना इस स्टॉक के बारे में कुछ अच्छा लिख दे, अच्छी रिपोर्ट निकाल दे मार्केट में, जिससे क्या होगा मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा। तो देयर शुड बी फायर वॉल्स बिटवीन देम, ताकि ऐसी एक्टिविटीज़ ना हो। या फिर मुझे पता है मेरा रिसर्च टीम ना एक स्टॉक के बारे में अच्छी रिपोर्ट निकालने वाला है, तो हमारी ट्रेडिंग टीम पहले से उस शेयर को ले लेगी। तो देयर शुड बी फायर वॉल्स बिटवीन देम, ताकि ऐसी चीज़ें ना हो। कवर्ड पर्सन्स, जो हम एथिक्स की बातें कर रहे हैं, एथिक्स किस के ऊपर लगता है? मेंबर्स के ऊपर लगता है, जो कि हम CFA मेंबर्स हैं। चार्टर होल्डर्स के ऊपर लगता है, जो कि चार्टर ले रहे हैं, जो एक सर्टेन सब्सक्रिप्शन फीस पे करते हैं। एंड कैंडिडेट्स के ऊपर, जो भी CFA का एग्जाम राइट कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड है फॉर CFA लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। डोंट पंप अ स्टॉक टू डंप इट लेटर, इट्स मार्केट मैनिपुलेशन। मैंने एक स्टॉक को लेके बाय करते गया, वो स्टॉक बढ़ते गया, एंड उसको देख के लार्ज मासेस ने भी बाय करने लग गया, और मैंने क्या किया, मैंने सारे शेयर्स अपने सेल कर दिए। दैट्स मार्केट मैनिपुलेशन, यू शुड नॉट डू इट। डू नॉट प्लेगराइज। दिस इज समथिंग जो कि इंडिया के रूल्स आई थिंक थोड़े से वीक है। अगर कोई किसी का कुछ कॉपी करता है, द थिंग्स आर नॉट अप्रिशिएटेड, द रूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट है, बट एथिकली यू शुड नॉट प्लेगराइज, यू शुड नॉट कॉपी अदर्स वर्क एंड से कि देखो मैंने कितनी बढ़िया रिपोर्ट लिखी है, मैंने कितना बढ़िया काम किया है। यू शुड गिव ड्यू क्रेडिट, ठीक है ना। बट ड्यू क्रेडिट का मतलब ये नहीं होता कि मैंने किसी की पूरी रिपोर्ट उठा ली, मैंने डाल दी, मैंने लास्ट में जाके लिख दिया ये इसकी रिपोर्ट है। अरे भाई, तो उससे परमिशन तो लो पहले। बिना परमिशन के मैं आज जाके किसी की बुक ऑलरेडी पब्लिश्ड है, मैंने उसी की बुक की कॉपी बना के लिख दिया दिस बुक इज बाय XYZ पर्सन, XYZ ऑथर, और मैं बोलूँ अरे मैंने ड्यू क्रेडिट तो दिया था। अरे भाई, ड्यू क्रेडिट से पहले आपको परमिशन भी लेनी होती है। बट न्यूज़ आर्टिकल्स हो गए, न्यूज़पेपर में कोई चीज़ें हैं, कोई मैगजीन में चीज़ें हैं, दैट इज समथिंग जिसमें आप बिना परमिशन के भी डाल सकते हैं चीज़ें, बट ऑब्वियसली ड्यू क्रेडिट शुड बी गिवन। बट जो एक प्राइवेट चीज़ है, प्राइवेट इन द सेंस नॉट समथिंग जो कि पब्लिकली इट इज़ आउट, मतलब आप समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कोई पर्टिकुलर बुक हो गया, कोई पर्टिकुलर वीडियो कोर्स हो गया, ऑल दीज थिंग्स, इनको प्लेगराइज नहीं होना चाहिए। इनके लिए आपको ड्यू क्रेडिट दे के भी करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड आस्क परमिशन। डोंट मेक सुपरफिशियल प्रोमिसेस टू द क्लाइंट कि हम इतनी रिटर्न निकाल देंगे, ऐसा कर देंगे, आपका तो लॉस होगा ही नहीं। सो यू शुड नॉट मेक सुपरफिशियल प्रोमिसेस, यू शुड ओनली टेल व्हाट द एक्चुअल सिचुएशन इज, व्हाट द एक्चुअल सिनेरियो इज। पर्सनल कंडक्ट, खुद को लेके क्या करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, अरे तो बचपन से सीखते आ रहे हैं। डो नॉट कैरी आउट फ्रॉड नहीं करना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, नो नीड टू एक्सप्लेन। ऑलवेज कंडक्ट योर सेल्फ इन अ डिग्निफाइड मैनर, जैसे कि एक्सेसिव ड्रिंकिंग ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, कि जैसे US में देयर इज़ अ कल्चर दैट इवन ड्यूरिंग TV शोज़ हो गया, टॉक शोज़ हो गए, इंटरव्यूज़ हो गए, या फिर जो भी TV पे आके न्यूज़ रिपोर्टर्स हो गए, तो देयर इज़ अ हैबिट, जस्ट लाइक वी ड्रिंक टी, देयर इज़ अ हैबिट देयर दैट दे ड्रिंक बियर। तो उस केस में एक्सेसिवली ड्रिंक करना, दैट इज समथिंग आपको एक डिग्निफाइड वे नहीं दिखाता। देयर इज़ अ वे, लाइक in short, I would address in such a way कि you should act in a very sophisticated manner, not something कि यार इससे एडवाइस लेंगे क्या, मतलब जो अंदर से फीलिंग आ जाए ना यार ऐसा इस बंदे से तो नहीं, यार इस बंदे से नहीं कर सकते, ये ना ज़्यादा ही ऐसा है थोड़ा सा। तो होपफुली द पॉइंट इज क्लियर, एंड अब हम मेन जो LOSs हैं उनमें हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।